गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक के जो भौतिकी सीरीज था उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और बिना समय गंवाएं, चूँकि आपके पास भी समय नहीं है तो बिना समय गंवाए टू द पॉइंट छोटे छोटे टॉपिक को हम लोग देख लेंगे, ताकि एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद हमको चीज़ें अनजान ना लगे कि हाँ ये लगभग देखा हुआ चीज़ है, थोड़ा और मेहनत करते तो ये अपनी होती है ना। तो इसको हम लोग चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक होगा प्रकाश। इसमें छोटा छोटा जो भी टॉपिक होगा हम लोग जल्द से जल्द देख लेंगे जल्दीबाजी में। दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा विद्युत। तीसरा टॉपिक हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे चुंबक। चौथा टॉपिक देख लेंगे कुछ मापन वाले चीज देख लेंगे, मापन का पोर्शन से भी कुछ थोड़ा थोड़ा चीज पूछ लिया करता है, इसमें हम लोग दूरी चाल वगैरह सब कुछ देख लेंगे। पांचवा हम लोग थोड़ा सा ऊष्मा के बारे में भी देख लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ टॉपिक बना लिए हैं, ये 4-5 टॉपिक पे कार्य करेंगे और एग्जाम हॉल में थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये जाना हुआ चीज़ है, कोई अनजान चीज़ नहीं है। तो आइए हम लोग इसको धीरे धीरे देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सिर्फ आपको सुनना है। देखिए एग्जाम का एक फंडा होता है कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। क्या कहा जाता है? कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे, है ना। जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम लोग का रिजल्ट भी क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा हार्ड वर्क करने के समय भी नहीं है, स्मार्ट वर्क करने का एक समय आ गया है। तो हम लोग देखते हैं प्रकाश देखते हैं सबसे पहले। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो स्वयं अदृश्य होते हुए भी किसी भी वस्तु को दृश्यमान बनाता है। प्रकाश और क्या क्या करता है? तो किसी भी वस्तु को दृश्यमान बनाता है, अंधेरा को उजाला कर देता है प्रकाश। तो कैसे बनाता है दृश्यमान? तो दृश्यमान बनाने का इसके पास जो गुण है वो परावर्तन का एक गुण है। परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलकर किसी भी वस्तु के सतह पर टकराती है, अपारदर्शक वस्तु के सतह पर टकराना चाहिए, तो ये अपने ही माध्यम में लौट जाता है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन एक बार फिर से हम लोग समझ लेंगे। जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाशीय स्रोत से चलकर किसी अपारदर्शक वस्तु से टकराती है तो अपने ही माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और क्या है प्रकाश में? तो प्रकाश का एक है अपवर्तन। अच्छा, प्रकाशीय स्रोत किसे कहते हैं? तो वैसा स्रोत जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, जैसे सूर्य हो गया, आपके यहाँ जो दीपक है वो हो गया, दिया हो गया, लैंप हो गया, बल्ब हो गया, ये सब प्रकाशीय स्रोत हैं। चंद्रमा प्रकाशीय स्रोत नहीं है, लेकिन आप कहेंगे कि फिर भी वो लाइट कैसे देता है? तो वो लाइट देता है सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश उस पर पड़ता है और हमारी आंखों को सुग्राही बनाता है, तो हम लोग चंद्रमा को देख पाते हैं। प्रकाश के अंतर्गत हम लोग और किन किन टॉपिक को देखेंगे? आपने देखा परावर्तन। परावर्तन किसे कहते हैं? तो किसी भी प्रकाशीय स्रोत से प्रकाश की किरणें चलकर किसी अपारदर्शक वस्तु पर टकराती है और वो पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देख लीजिए अपवर्तन, देख लीजिए प्रकाश का। तो प्रकाश का अपवर्तन कहता है कि जब किसी प्रकाशीय स्रोत से प्रकाश की किरणें चलती है और किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे ये जल है, नीचे जल है मान लीजिए, तो जब यहाँ से प्रकाश की किरणें आएंगी तो ये अपने पथ पे ना जाके ये थोड़ा मुड़ जाती है, तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश, जो श्वेत प्रकाश है, जो श्वेत प्रकाश है वो कई रंगों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा रंग से मिलकर बना हुआ है? तो उसका 7 रंग है। बैजानी, हबीनाला, हम लोग देखते हैं बैगनी, इसको कथी है, ट्रिक है, बैजानी, हबीनाला। बैगनी है, जामुनी है, नीला है, हरा है, पीला है, नारंगी है, लाल है। ये 7 है ना। तो ये 7 रंग है, 7 रंगों से मिलकर बना है। ये पता कैसे चला कि 7 रंगों से मिलकर बना है?
तो एक होता है प्रिज्म। प्रिज्म से जब हम लोग प्रकाश की किरणों को गुजारते हैं तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और किसी भी हम लोग 7 रंगों को हम लोग वैजानी है पिनाला मणि नीचे से होता है, तो इस तरह से हम लोग देख ले पाते हैं कि ये 7 रंग में डिवाइड हुआ किसी भी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं। तब आइए कुछ हम लोग प्रकाश का और भी हम लोग देख पाते हैं कि कुछ कुछ प्रकाशीय यंत्र क्या क्या हैं। तो प्रकाशीय यंत्र के अंतर्गत आप देख पाएंगे मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है। मानव नेत्र हो गया, आपका दूरबीन हो गया। तो मानव नेत्र के बारे में जब हम लोग देखेंगे तो इससे भी प्रश्न आता है। मानव नेत्र के बारे में हम लोग क्या देख लेते हैं कि मानव नेत्र एक गोलीय संरचना है। इसमें एक पारदर्शक भाग होता है, इसको कॉर्निया कहते हैं। यहाँ पर लेंस को एडजस्ट करने के लिए आइरिस बना हुआ होता है और इस पारदर्शक भाग से प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं और इसको लेंस से होकर गुजरता है। और यहाँ पर हम लोग एक जो पटल होता है, दृष्टि पटल, उस पर एक प्रतिबिंब बनाता है, तब किसी भी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। हम लोग जब डिटेल्स पढ़ेंगे, इसको हम फिर से नया एक सीरीज स्टार्ट करेंगे तो आपको बताएंगे कॉर्निया क्या है, लेंस क्या है, आइरिस क्या है, दृष्टि पटल क्या है, आपको ढेर सारा इसमें बताएंगे। अब आँख का कुछ कुछ दोष होता है, जिससे आँखें किसी भी चीज़ को भली भांति नहीं देख पाती हैं, तो उसको हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। तो दृष्टि दोष के अंतर्गत 4 प्रकार के दोष हम लोग देखते हैं। पहला जो दोष है वो निकट दृष्टि दोष, दूसरा जो दोष है वो दूर दृष्टि दोष, तीसरा जो है जरा दृष्टि दोष, चौथा अबिंदुकता भी होता है ना। तो हम लोग देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष में हम लोग को क्या है कि निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आप इसमें देखेंगे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, उल्टा है, लगता है कि इसे दूर दृष्टि दोष यानी कि दूर करना रोकेगा, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देंगी, परंतु निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देते हैं, तो उसको हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब जरा दृष्टि दोष किसी किसी का दूर और निकट दोनों प्रभावित होता है, तो उसको हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें बाइफोकल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये दृष्टि दोष हो गए। और दृष्टि दोष में हम लोग लेंस का भी प्रयोग देख लिए। तो अब लेंस, आपको मन में जहन में सवाल आ रहा होगा कि लेंस क्या है। तो लेंस से पहले हम लोग थोड़ा सा एक टॉपिक है दर्पण, दर्पण पहले देख लेते हैं, उसके बाद लेंस देख लेंगे। बस प्रकाश के अंतर्गत ज़्यादा इतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इतना भी अगर सुने हुए हैं तो काफ़ी फायदा करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दर्पण, मिरर। दर्पण क्या है? तो किसी भी पारदर्शी सतह के किसी एक सतह को रंग देते हैं, कलई कर देते हैं, तो दर्पण नुमा कार्य करना शुरू कर देता है। जैसे यह एक पारदर्शक सतह था, इसके एक भाग को हम लोग ऐसे ऐसे करके रंग देंगे, तो ये दर्पण जैसा कार्य करेगा, है ना। अब इस पर प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगी तो इसे टकरा के अपने ही माध्यम में वापस लौट जाएंगी। तो ये हमारा दर्पण है। दर्पण कई प्रकार के होते हैं, तो हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे अवतल दर्पण, और देखेंगे हम लोग उत्तल दर्पण। इस 2 दर्पण को हम लोग देखते हैं। अवतल दर्पण का एक भाग जो उठा हुआ भाग होता है उसको हम लोग कलई कर देते हैं। जैसे ये एक दर्पण है, इसके इस भाग को हम लोग कलई कर देंगे, ये अवतल दर्पण हो गया। अब इससे होकर प्रकाश गुजारेंगे तो प्रकाश किसी भी वस्तु, जो वस्तु अनंत पे रखा हुआ है, अनंत मतलब बहुत दूर, जहाँ से हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, या फिर बहुत दूर रखा हुआ है, उसको अनंत कहते हैं। तो जब प्रकाश अनंत से आता है और इससे जब टकराएगा
तो इसका जो है ना एक फोकस दूरी होगा, इसको हम लोग एफ कहते हैं, और चूंकि ये गोल है तो एक केंद्र होगा, इसको हम लोग सी कहते हैं। तो जो अनंत पे रखी हुई वस्तुएं हैं उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा फोकस पे। अब हम लोग वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, तो देखिए जैसे इसे उधर से खिसकाएंगे इधर से भी हम लोग खिसकते जाएंगे। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब रखेंगे तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। जब हम लोग वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो सेम इसी पर भी प्रतिबिंब बनेगा, और फिर इधर से रखेंगे तो फिर हम लोग इधर से घटते जाएगा। और जब हम लोग यहाँ पर वस्तु को रख देंगे, फोकस दूरी के अंदर रखेंगे, तो प्रतिबिंब काल्पनिक बन जाएंगे, यानी कि हम लोग इमेजिनरी करते हैं इधर से। तो ये प्रतिबिंब बनने का एक क्राइटेरिया है, और इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे और भी डीप में हम लोग पढ़ेंगे। अभी छोटा छोटा टॉपिक को कवर कर लीजिए। ये भी एक चीज़ होता है दर्पण में, एक उत्तल दर्पण होता है, उसमें आप क्या करेंगे, वो तो इस तरह से रहेगा, ऐसे रहेगा, उसका इसी भाग को हम लोग कलई कर देते हैं। ये उत्तल दर्पण का इसका एक भाग उठा हुआ रहता है, धंसा हुआ भाग को कलई कर दिया। तो अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। लेंस भी होता है उसी तरह से, ये हो गया उत्तल लेंस। कोई भी दो गोलीय पारदर्शक सतह को ऐसे जोड़ देते हैं तो ये उत्तल लेंस हो गया। इसकी भी अपनी फोकस दूरी होगी, वक्रता केंद्र होगा। हम लोग इतना डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि उसके एक लंबा क्लास होता है, एक उत्तल दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता केंद्र प्रतिबिंब वगैरह पे हम लोग एक लंबा क्लास होता है। तो ये उत्तल लेंस हो गया। हम लोग छोटा छोटा टॉपिक को इसलिए देख ले रहे हैं ताकि एग्जाम हॉल में अनजान ना लगे, है ना। एक होता है, एक ये लेंस अवतल लेंस होता है। तो इस तरह के भी लेंस होते हैं। और ये हो गया प्रकाश। प्रकाश के अंतर्गत छोटा मोटा और भी कोई टॉपिक होंगे तो आप थोड़ा सा बुक से भी देख लेंगे। और बाकी इससे ज़्यादा आगे कुछ प्रश्न वगैरह नहीं करेगा। मैट्रिक स्तरीय प्रश्न जो करते हैं हम लगभग इतना ही से करते हैं। फिर हम इसका एक बड़ा सेशन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हम लोग छोटा छोटा टॉपिक को देख लेते हैं विद्युत के बारे में। विद्युत क्या है, तो इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले जानने का कोशिश करेंगे, एक टर्म है आवेश। आवेश है, विभव है। आवेश को इंग्लिश में हम लोग चार्ज कहते हैं। इसका कोई अपना परिभाषा नहीं होता है आवेश का। विभव का परिभाषा होता है, विभवांतर का परिभाषा होता है। एकांक आवेश को जो हम लोग लाते हैं और किसी भी बिंदु का उसको हम लोग विभव कहते हैं। एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव है। और आवेश का कोई परिभाषा होता नहीं है। आवेश के प्रवाह अगर किसी तार से हो रहा है, ये वायर है, इससे आवेश अगर जा रहा है तो इसको हम लोग विद्युत धारा कहेंगे, आवेश के प्रवाह को। तो इसको विद्युत धारा कहेंगे। और एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। और किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। और इसी विभवांतर के माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को उत्पन्न करते हैं। तो विद्युत में भी बहुत ज़्यादा टॉपिक वैसा कुछ है नहीं, और हम लोग बस इतना ही देख लेते हैं। विद्युत धारा के दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दिष्ट धारा और दूसरा होता है प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा के अंतर्गत धारा एक ही दिशा में गमन करते हैं, इसमें लाइनमैन कम मारता है, नहीं मारता है। प्रत्यावर्ती धारा में धारा जो है वो दोनों दिशाओं में गमन करता है ना। एक विद्युत धारा के अंतर्गत हम लोग देखते हैं ओम का नियम। ओम का नियम कहता है कि इसका एक फॉर्मूला है V डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I। जो विद्युत धारा है ना वो विभवांतर के समानुपाती होते हैं। और जब हम लोग इसको हटाएंगे, प्रोपोर्शनल को यहाँ से हटाएंगे, तो एक कांस्टेंट R देते हैं जो कि रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। तो ये छोटा सा टर्म था ओम के नियम के अंतर्गत। नेक्स्ट हम लोग छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं चुंबक।
चुंबक क्या है? तो चुंबक एक वैसा पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। आकर्षित करने का काम मतलब खींचने का काम करता है, अच्छा धकेलने का भी काम करता है। तो चुंबक का दो ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो जब ऑपोजिट ध्रुव होंगे यानी कि साउथ टू नॉर्थ होंगे तो ये दोनों आकर्षण होगा, और जब सेम पोल होंगे तो रिपल्सन होगा यानी कि प्रतिकर्षण होगा। जब ये सेम पोल होंगे तो प्रतिकर्षण होगा। चुंबक का एक अपना एक गुण है ये, इसलिए इसको चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। चुंबक एक तो प्राकृतिक चुंबक है जो कि प्राकृतिक प्रदत्त चीजों, जो प्राकृतिक प्रदत्त हैं वो प्राकृतिक चुंबक हैं। और कुछ चुंबकों का निर्माण मानव भी किया है, जैसे नरम लोहा वगैरह का। तो हम लोग अभी इसको डीप क्लास में देखेंगे। लेकिन चुंबक दो प्रकार के, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक, है ना। और चुंबकीय पदार्थ को हम लोग देख लिए, ये आकर्षित करता है, रिपल्सन करता है। एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब सपोज कीजिए इतना बड़ा चुंबक है तो इसका अपना एक क्षेत्र होता है। मान लेते हैं कितना दूर है, तो चुंबकीय क्षेत्र वैसा क्षेत्र जिसके एरिया में रहने से ये अपने पदार्थ को या तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे आप बचपन में खेलते होंगे तो देखे होंगे कि एक चुंबक यहाँ से ले लिए, एक आपका साथी का चुंबक यहाँ है, आप यहाँ रखे हैं, यहाँ रखे हैं, दोनों में कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन जब ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ये भी थोड़ा आगे बढ़ाता है, तो एक सीमा के बाद एक दूसरे में चिपक जाता है। तो ये क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र है। यानी कि ये कहेगा, ये पी चुंबक कहेगा कि तुम आर चुंबक जब मेरे क्षेत्र में आ गए हो तो हम तुमको आकर्षित कर लेंगे। तो इस क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग और भी डीप में देखेंगे। जब हम लोग रेगुलर क्लास करेंगे, डीप क्लास करेंगे, तो हम लोग डीप में देखेंगे इसके अंतर्गत। आइए छोटे छोटे हम लोग जो टर्म है वो उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। एक उष्मा है, तो उष्मा के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। इसको हीट कहते हैं, हीट। इसका एसआई मात्रक जूल है। उष्मा जो है ना, वो या तो गर्मी महसूस करवाता है या ठंडक महसूस करवाता है। उष्मा ऊर्जा का एक रूप है। यह गर्मी महसूस करवाता है या ठंडक महसूस करवाता है। अच्छा, उष्मा का एक नियम है कि उष्मा का ना तो विनाश हो सकता है और ना ही इसका संरक्षण कर सकते हैं। उष्मा को एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग बदलने का कार्य करते हैं। अब हम लोग देखेंगे उष्मा संचरण का नियम। उष्मा संचरण के नियम के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो एक आता है चालन, चालन, दूसरा है संवहन, और तीसरा है विकिरण। जो ये चालन जो है ना, ये ठोस पदार्थों में होता है। वो नियरेस्ट कणों के संपर्क में आने से उष्मा का जब प्रवाह होता है तो उसको हम लोग चालन विधि से उष्मा का प्रवाह कहते हैं। जब वस्तु के विस्थापन के माध्यम से उष्मा का प्रवाह होता है तो उसको हम लोग संवहन उष्मा का परिसंचरण कहते हैं। और जब माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है तो उसको हम लोग विकिरण वाला कहते हैं। जैसे इसमें हम लोग लोहा के एग्जाम्पल में देखेंगे। ये छड़ है लोहे का, यहाँ पर इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ जब गर्म करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर ही गर्म हो गया है। तो चूंकि उष्मा यहाँ गया कैसे, तो इसमें उपस्थित कणों के माध्यम से उष्मा गया, तो इसको हम लोग चालन विधि से गर्म होना कहेंगे। अब पानी देख लीजिए, तो पानी इस बर्तन में रखा हुआ है, तो हम लोग गर्म तो नीचे कर रहे हैं यहाँ पर, फिर भी ऊपर वाला गर्म हो जाएगा। तो निचला जो गर्म होता है ना, ऊपर उठ जाता है और ठंड का नीचे चला जाता है, तो इसको संवहन विधि से कहते हैं। और जो वायुमंडल का तापमान है, जैसे सूर्य के जो प्रकाश की किरणें आ रहे हैं, तो उस माध्यम से जो हम लोग का टेम्परेचर बढ़ेगा, उष्मा जो गति करेगा, उसको हम लोग विकिरण माध्यम से उष्मा का परिसंचरण कहते हैं। तो ये हो गए उष्मा। अब आइए छोटे छोटे टॉपिक है जिससे प्रश्न आता है, वो है मापन।
मापन के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं, भौतिकी में कुछ भौतिक राशियां होती हैं। तो हम लोग भौतिक राशियों को दो भागों में बांटते हैं, पहला सदिश राशि और दूसरा अदिश राशि। तो सदिश राशि वैसा राशि होता है, वैसा भौतिक राशि होता है जिसका परिमाण और दिशा दोनों हो, वैसे राशि को सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि जिसका परिमाण हो दिशा नहीं हो तो उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। अब जैसे आप देख लीजिएगा एक मक्खी का चाल, मक्खी का चाल क्या है, तो मक्खी चलता तो है लेकिन जैसे तैसे चलता है, ऐसे भिन 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 करके चल दिया, तो उसका एक डायरेक्शन नहीं होता है, तो उसको हम लोग अदिश राशि के अंतर्गत रखते हैं। वहीं एक विस्थापन, हम आगे अभी बताएंगे टॉपिक विस्थापन क्या है। तो चूंकि विस्थापन का एक निश्चित दिशा होता है, वस्तु यहाँ से चला यहाँ तक गया, सबसे न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाया, तो हम लोग इसको सदिश के अंतर्गत रखेंगे। वेग भी है, हम लोग सदिश और अदिश राशियां ढेर सारा देख लेंगे। तो मापन के अंतर्गत हम लोग जो देख पाते हैं वो सदिश और अदिश राशियों को देख पाते हैं। बहुत सारी राशियां हैं, हम लोग उसमें देखेंगे। तो आइए कुछ और टॉपिक हम लोग देखते हैं। जो प्रमुख जो राशियां हैं उसको हम लोग मापने का क्या क्या प्रक्रिया है, तो बहुत सारी प्रक्रिया हैं, आप उसको और भी डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। अभी देख लेते हैं शॉर्ट टर्म में MKS, FPS, CGS, ये सब मापने का एक प्रक्रिया है। हम लोग जनरली इसको फॉलो करते हैं MKS को, ये सब भी हम लोग देख लेंगे। तो इसमें होता है दूरी को हम लोग यहाँ पर मीटर में, वह जो द्रव्यमान है उसको केजी में, और समय को सेकंड में हम लोग मापते हैं। तो ये MKS पद्धति को हम लोग फॉलो करते हैं। ये ब्रिटेन से लिया गया पद्धति है MKS पद्धति, और इसी को हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये आपका मापन की पद्धति हो गया। आइए कुछ टर्म को हम लोग देख लेते हैं, छोटे छोटे परिभाषाओं को हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि बहुत लंबा वीडियो भी नहीं बनाना है, एक शॉर्ट बनाना है छोटा सा। हमारे यहाँ अभी नेट का भी समस्या है, अभी हम नहीं लिए हैं पूरा 24 आवर फ्री वाला नेट, तो छोटा सा वीडियो बना लेते हैं, शॉर्ट टर्म का वीडियो बना लेते हैं, ताकि आपको एक मोटा मोटी आपको एक जानकारी मिल जाए, और बाकी हम लोग डिटेल्स में आगे हम लोग पढ़ेंगे ना। तो आइए हम लोग देख लेते हैं पहले दूरी, डिस्टेंस क्या है। तो दो बिंदुओं के बीच का जो रास्ता है, जिसको हम लोग पैदल चल के कवर करते हैं या फिर किसी माध्यम से चलते हैं, तो उसको दूरी कहते हैं। एक से दूसरे बिंदु तक जाने में जो डिस्टेंस कवर होता है, जो हम लोग पथ को हम लोग कवर करते हैं, उसको दूरी कहते हैं। जैसे ये दोनों के बीच की दूरी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे 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 भी हो सकता है। गांव का रास्ता आप देखे होंगे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हुआ करता है, उसको हम लोग दूरी कहते हैं, है ना। और जो दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी, जैसे ये दूरी है तो ऐसे 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 जाके ऐसे 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 होगा, ऐसे भी रास्ता होगा। लेकिन ये दूरी जो होगा दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, उसको हम लोग विस्थापन कहेंगे। दोनों को हम लोग मीटर में मापते हैं, है ना। तो ये विस्थापन हो गया, ये दूरी हो गया। अब हम लोग देखते हैं एक होता है चाल। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एक वेग है किसी निश्चित दिशा में, इसमें है कि दिशा फिक्स नहीं है कि आप इधर ही जा रहे हैं, जैसे पूर्व दिशा में, तो आप एकांक जो निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी है वो वेग है, और जिसमें दिशा नहीं हो वो चाल कहलाता है। चाल बहुत प्रकार का होता है, यादृच्छिक होता है, सरल रेखीय चाल होता है, बहुत तरह का होता है। तो हम लोग और भी डीप में देखेंगे, लेकिन एक शॉर्ट टर्म यही है कि चाल जो है उसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है। त्वरण है, त्वरण क्या है, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे हम लोग एक्सीलरेटर लेते हैं बाइक का, तो धीरे धीरे वेग बढ़ता है, तो जो परिवर्तन की दर है उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। और भी हम लोग इसमें देखेंगे, अभी इतना ही। न्यूटन का नियम हम लोग देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है न्यूटन का नियम। पहला जो नियम है वो कहता है कोई भी वस्तु अपने पूर्वावस्था में बना रहना चाहता है,
हिल डुल नहीं करेगा। जैसे मार्कर को हम रख दिए वैसे रखल रहेगा। कब तक? जब तक कि हम इस पर बाह्य बल लगाकर इसकी स्थिति में परिवर्तन ना ला दें। तो ये पहला नियम है। इससे हम लोग जड़त्व का परिभाषा मिलता है इनर्शिया का, वो हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा नियम है कि जो वस्तु पे लगाया गया जो बल है वो उसमें उत्पन्न त्वरण के समानुपाती होता है। और इसको जब हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट देते हैं मास ए बराबर ए में, इसको हम लोग बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और तीसरा जो है वो प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होता है, वो हम लोग न्यूटन का तीसरा नियम कहता है। जैसे अब किसी भी नाव से जब कूदते हैं तो नाव को आप उतना ही पीछे की ओर धक्का देते हैं, तभी नाव आपको उल्टा धक्का देके सही जगह पे आपको पहुंचा पाता है। तो किसी भी क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होता है। ये न्यूटन का 1 2 3 नियम हो गए। इसको और भी हम लोग डिटेल्स में रेगुलर क्लास में देखेंगे, है ना। आइए कुछ टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण का। ये गुरुत्वाकर्षण क्या है? तो कोई भी दो वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करने का कोशिश करता है। जैसे ये है और ये ब्लैक बोर्ड है, ये चाह रहा है कि आकर्षित कर ले, लेकिन द्रव्यमान कम होने का कारण हम लोग ये नहीं कर पाता है। तो जब पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो आकर्षण उसमें जो बल होगा, जिस बल से आकर्षित करेगा उसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण, ये गुण जो है वो गुरुत्वाकर्षण का गुण है, और जो बल लगाएगा उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं जो पृथ्वी जैसे एक, इसमें बहुत सारी कहानियां चलता है। न्यूटन बैठा था ऊपर से सेव देखा तो समझा कि गुरुत्वाकर्षण का इसमें गुण है। तो गुरुत्वाकर्षण इसमें विशेष कुछ है नहीं। इसको हम लोग जी मापते हैं पृथ्वी पर, इसका वैल्यू 9.8 होता है, लगभग 10 होता है। इसको हम लोग अभी डिटेल्स क्लास में देखेंगे। ये गुरुत्वाकर्षण है। एक हम लोग टॉपिक देख लेते हैं घर्षण का। घर्षण किसी भी सतह का वह गुण जो उस पर सरकाने के बाद उसको अवरोध उत्पन्न करे। जब किसी भी सतह पे ये चलता है तो उसको में अवरोध उत्पन्न करने के गुण को हम लोग घर्षण कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। ये बहुत प्रकार का होता है, जैसे रोटनी घर्षण होता है, रेखीय घर्षण होता है, बहुत तरह का घर्षण होता है। ये हम लोग डिटेल्स में बाकी देखेंगे। ये ऑपोजिट बल लगाता है, किसी भी वस्तु के चलने के जस्ट ऑपोजिट बल लगाता है। घर्षण होना जरूरी भी है, फायदेमंद भी है, और घर्षण से बहुत सारे घाटे भी हैं। तो इतना टॉपिक आप लगभग सुने रहिए। बाकी भौतिकी के अंतर्गत और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। समय रहता तो हम लोग रेगुलर क्लास में एक एक टॉपिक लेकर हम लोग पढ़ते और डिटेल्स पढ़ते। चलिए वीडियो को छोटा रखना है और फिर हम लोग मिलते हैं कल केमिस्ट्री के साथ। केमिस्ट्री में भी एक शॉर्ट टर्म हम आपको दे देंगे, और ये जो सिलसिला है वो लगभग 7 तारीख तक चलेगा। 8 तारीख को आप लोग को रेस्ट दे देंगे, 9 को एग्जाम दीजिए, 10 को एग्जाम दीजिए, और 9-10 जो भी पॉलिटेक्निक का और पैरामेडिकल का स्टूडेंट है वो एग्जाम दे दीजिए। 7 तारीख तक हम पढ़ाएंगे प्रत्येक टॉपिक को इस तरह से, जैसे कल लेंगे केमिस्ट्री का, अगला दिन ले लेंगे मैथ का, तो इस तरह से करते हुए बायोलॉजी का और थोड़ा आर्ट्स सब्जेक्ट का भी हम ले लेंगे एक शॉर्ट टर्म में, और 7 तारीख तक लेंगे। इसके बाद पॉलिटेक्निक का जो टारगेट बैच है वो बंद हो जाएगा और वहाँ से वीडियो प्राइवेट हो जाएगा। अभी आप देख लीजिए, जितना बार देखना है डाउनलोड करके देखना है, जैसे भी देखना है देख सकते हैं। तो ये 7 तारीख तक है। 9-10 जब एग्जाम हो जाएगा तो 11 या 12 से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे बीपीएससी 67 का। जो ये बीपीएससी 67 है वो 31 अगस्त तक चलेगा। 31 अगस्त के बाद बीपीएससी 67 का सारा वीडियो प्राइवेट हो जाएगा। और हम लोग जिस प्रकार से अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को हम कवर कर रहे हैं, उसी प्रकार से चूंकि समय नहीं है तो हम लोग कम समयों में 31 अगस्त के आसपास परीक्षा है, इसका 28 अगस्त को परीक्षा है, इसमें 28 अगस्त को परीक्षा है। तो 28 अगस्त से पहले समाप्त करना है, लगभग 1.5 महीना समय है। और बीपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे 30 मिनट 35 मिनट के वीडियो में लगभग चीज़ों को समाहित करते हुए, और एक टारगेट बैच के रूप में मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने का हम लोग प्रयास करेंगे, और एक 67 का बैच चला देंगे। इसके बाद 28 अगस्त के बाद बीपीएससी का एक रेगुलर कोर्स हम लोग लाएंगे जो 68 का होगा, और इसमें
हाथी के चाल से चलेंगे, धीरे 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 पढ़ाएंगे लिखाएंगे और ये सब करते हुए चलेंगे 68 बीपीएससी के लिए। और एक टारगेट कोर्स रहेगा, वो बिहार एसएससी के लिए होगा, सीजीएल के लिए। तो ये टारगेट होगा जिसमें जीके जीएस हम लेंगे और मैथ रीजनिंग के लिए हम किसी टीचर को हायर करेंगे, एक सुनील सर हैं उनसे हम बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में केमिस्ट्री के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।